अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? खैरियत से है? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले हमें थोड़ी सी ये डिस्कशन करनी है। अब हमने पढ़ा था कि किसी सैटेलाइट को पुट करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, और जब वो सैटेलाइट ऑर्बिट में पुट हो जाता है तब वो जिस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब सैटेलाइट ज़मीन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो जिस जगह पे रिवॉल्व कर रहा होता है वो स्पेस, उसको हम स्पेस बोलते हैं। और याद रखिएगा, स्पेस के अंदर ग्रेविटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब स्पेस के अंदर बेसिकली जो कंडीशंस होती हैं उसको कहते हैं वेटलेसनेस की कंडीशंस होती हैं। वहां पे वेट खत्म हो जाता है। वेट खत्म होने का मतलब है कि स्पेस के अंदर जितनी भी बॉडीज होती हैं, जमीन उनके ऊपर अपनी ग्रेविटी नहीं लगाती, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। अब जब एक सैटेलाइट जमीन के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर जो सैटेलाइट का अंदरूनी मनाजर होते हैं वहां पे भी बिल्कुल वही सिनेरियो होगा वेटलेसनेस वाला, कि उसके अंदर जितने भी लोग होंगे, जो एस्ट्रोनॉट जिनको बोला जाता है, वो सैटेलाइट के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, उसके अंदर वो जो लोग हैं उनके वो भी वेटलेसनेस वाली जो कंडीशंस है उसके ऊपर अपने आप को फॉलो कर रहे होंगे। अब जब वेटलेसनेस हो जाती है तो तब हमने कहा फोर्स एक्ट नहीं करती ग्रेविटी की, तब चीजें ऐसे तैर रही होती हैं। जो ह्यूमन बॉडीज है या कोई भी जानदार है, वो जब उस सैटेलाइट के अंदर होंगे तो वो भी ऐसे तैर रहे होंगे। अब अगर वो तैर रहे हैं तो आपको ये सिचुएशन थोड़ी सी थोड़े टाइम के लिए तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहे तो ये आपको ठीक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम उस सिस्टम के आदी नहीं हैं। उस सिस्टम के जब आदी नहीं है तो फिर वहां पे अगर ग्रेविटी का कंसेप्ट ना हो तो हम वहां पे नहीं रह सकते। मतलब जो एस्ट्रोनॉट काम करने वाले हैं वो वहां पे नहीं रह सकते। तो हमें फिर वहां पे एक ग्रेविटी क्रिएट करनी होती है और उसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। अब ग्रेविटी का कंसेप्ट बेसिकली है अट्रैक्शन का। अब ये ग्रेविटी क्रिएट कैसे की जा सकती है, मैं आपको वैसे थोड़ा सा स्केच देता हूं कि फर्ज करें कि मैं ऐसी जमीन पे ऊपर चल रहा हूं जहां पे ग्रेविटी नहीं है। अब यहां पे ग्रेविटी क्रिएट की जा सकती है, एक फोर्स क्रिएट की जा सकती है जो मुझे नीचे की तरफ जो है ना वो धकेल सकती है। अब वो फोर्स क्या हो सकती है कि अगर मैं जमीन को पॉजिटिव चार्ज दे दूं और अपने आप को नेगेटिव चार्ज दूं, तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं जमीन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाऊंगा। लेकिन ये ग्रेविटी नहीं है। ऐसे ही अगर मैं अपने आप को नॉर्थ पोल बना लूं और जमीन पूरे को साउथ पोल बना लूं तो फिर भी मैं जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, लेकिन ये भी ग्रेविटी नहीं है। ऐसे ही हमने क्या करना है कि जो सैटेलाइट्स हैं इनके अंदर ये जो वेटलेसनेस वाला प्रॉब्लम है इसको ओवरकम करना है। अब ओवरकम करने के लिए क्या किया जाएगा, अब उसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं आपके सामने ना एक रिंग बनाता हूं, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ये ये अब ये मैंने 3D में बनाने की कोशिश की है इस रिंग को। ये ये आपको ना एक ऐसे एक रिंग सा नजर आ रहा होगा। अब यहां पे ना अगर इस रिंग को अपने एक्सिस के गिर्द घुमा दिया जाए तो क्या होगा? ये फर्ज करें इसका सेंटर है, सेंटर से ये हमने एक हुक लगाई हुई है, एक ये लगाई हुई है, एक ये है और एक ये ऐसे है और ये भी ऐसे, ये है और ये। अच्छा,
अब हम अगर इसको अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाते हैं तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे ना वो सारे सरफेस में आना शुरू हो जाएंगे, ये इस अंदर वाली साइड पे आना शुरू हो जाएंगे, इधर इसके अंदर इधर क्यों आना शुरू हो जाएंगे। वजह ये कि अगर इस रिंग को मैं अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाता हूं तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो इसकी आउटर सरफेस में आना शुरू हो जाएगा। वो क्यों आएगा उसकी वजह देख ले, वो आएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किस वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा आउटवर्ड लगती है, बाहर की तरफ होती है। यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लग रही होगी, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लग रही होगी, इसको F के साथ डिनोट करें आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे इस तरफ लग रही होगी। तो आपको पता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लग रही होती है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल जो इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो आउटर सरफेस में आना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाया जाए तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स है वो उसकी आउटर सरफेस में आना शुरू हो जाते हैं। इट मींस कि यहां पे कोई ग्रेविटी का कंसेप्ट आ गया बेसिकली कि सारे के सारे पार्टिकल आउटवर्ड आ रहे हैं। तो हम अगर यही काम सैटेलाइट के ऊपर कर लें, किसके ऊपर? सैटेलाइट पे। यहां पे सैटेलाइट बना लेते हैं, ये एक सैटेलाइट अच्छा, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर से ये लग गई, ये हमारे पास सैटेलाइट है। अब अगर हमने इस सैटेलाइट में ग्रेविटी क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस सैटेलाइट को इसके एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाना पड़ेगा, ऐसे इसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करवाना पड़ेगा। अब अगर हम कहें कि ये जो सैटेलाइट है इसके सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं R। यहां पे R हम किसको कह रहे हैं? ये रेडियस ऑफ सैटेलाइट है जनाब। क्या है? रेडियस ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ सैटेलाइट। अगर हम सैटेलाइट को अपने एक्सिस के रोटेट करते हैं तो ये सैटेलाइट के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको बाहर की तरफ धकेलेगी। तो इसकी ये जो सरफेस होगी इस सरफेस पे ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो यहां पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे क्रिएट हुई? द ग्रेविटी क्रिएटेड कैसे क्रिएट की गई? बाय रोटेटिंग। हम रोटेट करवाते हैं द स्पेसशिप, जिसके अंदर लोग होते हैं उसको फिर हम स्पेसशिप बोलते हैं। स्पेसशिप अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल ग्रेविटी। समझ आई कुछ बात? कुछ पल्ले बड़ी बात कि हम अगर सैटेलाइट को अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाते हैं तो जो ग्रेविटी क्रिएट होती है उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी का नाम देते हैं। और आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे क्रिएट हो रही है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किस फोर्स की वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अब हमें यहाँ पे इस सैटेलाइट की ना फ्रिक्वेंसी निकालनी है कि अगर हम इस सैटेलाइट को अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो क्रिएट हो वो जमीन की ग्रेविटी के बराबर हो, मीन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो हम फ्रिक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, कि एक सेकंड में ये सैटेलाइट अपने एक्सिस के गिर्द कितने चक्कर लगाए कि उसमें जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाए। तो हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला की जरूरत है। फार्मूला, चूंकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो कोई फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, यहाँ पे किसी भी सैटेलाइट में, ये एक रिंग बनाया हुआ, ये भी सैटेलाइट टाइप ही है, ये सैटेलाइट अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रही है तो एक फोर्स है जो इसके अपोजिट अंदर की तरफ एक्ट करती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है जिसको हम Fc बोलते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला मौजूद है, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो सैटेलाइट है ये किस वजह से रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें। किस वजह से रोटेट कर रहा है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, जो कि mv स्क्वायर ओवर r के बराबर होगी। और कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये कैपिटल R रेडियस ऑफ सैटेलाइट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये सेंट्रीपिटल, इसमें हमारी काफी बात हो चुकी है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स provided by the force of gravity, इसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। मतलब के Fg इज इक्वल टू mg, इसको mg लिख ले या gmm ओवर r लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सेम ही है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास आ गई Fc इज इक्वल टू Fg। ठीक हो गया। Fc किसके बराबर है? mv स्क्वायर ओवर r के, और Fg हमारे पास mg के बराबर है। mm से कट गया, यहां से हमारे पास बच गया v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू g। v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू g। अब आपको पता है कि हमने इसको रोटेट करवाना है, तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करवाना है ना, तो यहां पे पुट कर दें v इज इक्वल टू r ओमेगा। r हमने चूंकि कैपिटल लिया हुआ है तो कैपिटल आएगा r ओमेगा। v की जगह पुट करें, दिस इंप्लाइज r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू g। ये आ गया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू g। यहां से एक r से कट गया, ये आ गया g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी और g में रिलेशन हमने निकाल लिया, लेकिन हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए ना ओमेगा को सेपरेट कर ले। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g ओवर r। ये जो r है ये इधर आके डिवाइड हो गया ना, g ओवर r बन गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू g ओवर r का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब ओमेगा आपने निकाल लिया जो कि g ओवर r के बराबर है। अब ये जो ओमेगा है ये बराबर होता है 2 पाई ओवर t के। 2 पाई ओवर t कैसे होता है ये आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। आपने ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t। अगर ये सैटेलाइट
अपना एक चक्कर टी में कंप्लीट करता है, टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में ये कितना एंगल जो है ना वो बनाएगा, वो बनाएगा 2 पाई बनाएगा, और टी टाइम जो है वो टी हो जाएगा, पूरे एक चक्कर के लिए जो टाइम है वो टी हो जाएगा, और जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो हमारे पास ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दे, यूज पुट कर दे यहां पे ओमेगा की जगह पे 2 पाई ओवर टी। सो इक्वेशन 3 बिकम क्या बनेगी, इक्वेशन 3 बिकम ये 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू जी ओवर आर। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, 1 ओवर टी इज इक्वल टू, ये 2 पाई उधर जाके डिवाइड कर दे, 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट जी ओवर आर। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम ये दोनों अपोजिट होते हैं, इट मींस कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 ओवर टी के बराबर होती है, तो यहां पे 1 ओवर टी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं एफ, इधर लिख ले बेशक कि एफ जो है वो बराबर होता है 1 ओवर टी के। दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट जी ओवर आर। ये आपके पास आ गई जनाब फ्रीक्वेंसी। अगर हम सैटेलाइट को इस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करवाते हैं अपने एक्सिस के गिर्द, तो इसके अंदर जो ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। लेकिन यहां पे मसला क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी अचीव करना बहुत मुश्किल है। इतनी तेजी से अगर आप सैटेलाइट को रोटेट करवाएंगे ना, तो उसके अंदर जो चीजें होंगी उनकी लाइफ के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब वो हो सकता है कि उनके दिमाग के जो खुलिये हैं वो भी फटना शुरू हो जाए, या उनको जो है वो उल्टी आना शुरू हो जाए। अब इसलिए हम इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट नहीं करवा सकते। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़े तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपसे कि अगर हमें कम फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करवाना पड़े और ग्रेविटी भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करवानी पड़े, तो फिर और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर एक हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि अगर हम सैटेलाइट को बड़ा बना दें, ये देखिए ना, अगर आप सैटेलाइट का रेडियस बढ़ा देते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी कम मिल सकती है, लेकिन आप सैटेलाइट इतना बड़ा भी नहीं बना सकते कि वो, अब देखिए फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए ना आपको कम से कम जो सैटेलाइट है उसका रेडियस 4 किलोमीटर रखना पड़ता है। अब इतना बड़ा सैटेलाइट आप कैसे बना सकते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आखिरी बात, ये जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है या ये जो सारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा अभी तक इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है, इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई ही नहीं है। ये सारा का सारा आइडियल है, फिलहाल ये आइडियल सिचुएशन चल रही है कि ये अगर करें तो ये हो सकता है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा। ठीक है, तो यहां तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।